जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं एजुकेशन चैनल। आज है 19 अगस्त। देखेंगे हम आज का करंट अफेयर्स। पहली न्यूज़ है ये पीएम केयर फंड से रिलेटेड। आपको ध्यान होगा कोविड-19 के बाद में पीएम केयर फंड एक गठित किया गया था और इसमें जो भी लोग हैं उनसे डोनेशन लिया गया था। इसी पे एक पेटिशन की गई थी कि जो पीएम केयर फंड में जो पैसा है वो एनडीआरएफ जो अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाए और इसमें कितना पैसा आया ये सब के बारे में डिस्क्लोज़ किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पीएम केयर फंड में जो पैसा है उसका कोई भी ऑडिट नहीं किया जाएगा। सीएजी जो आर्टिकल 146 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कहीं कोई प्रावधान नहीं है कि जो चैरिटेबल फंड है, चूँकि पीएम केयर एक चैरिटेबल फंड है तो इसके ऑडिट का कोई प्रावधान नहीं है, अतः इसका कोई ऑडिट नहीं होगा। और साथ ही ये भी बोला है कि एनडीआरएफ जो फंड है उसमें ऑलरेडी पर्याप्त पैसा है और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत वो गवर्न होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति एनडीआरएफ फंड में अगर पैसा देना चाहे तो उसमें देने को स्वतंत्र है। साथ ही साथ इसमें यह भी चैलेंज किया गया था कि जो बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये मैं आपको बता दूं, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है सेक्शन 12 के तहत, उसमें शेल्टर, फूड, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकल कवर, सैनिटेशन, ये चीज़ें कवर्ड है। मतलब बेसिकली खाना, पानी, साफ़ सफाई और रहने की जगह और मेडिकल चीज़ें। ये इनका कहना है कि जो अभी कोरोना के लिए जो चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही है बेसिक, वो सरकार प्रोवाइड कराते रहे, लेकिन पैसे के बारे में पीएम केयर फंड में जो पैसा है उसके बारे में साफ कर दिया है कि ये एनडीआरएफ फंड में न तो ट्रांसफ़र करने की कोई ज़रूरत है और न ही इसकी कोई ऑडिट की पावर सीएजी के पास में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, क्योंकि काफ़ी दिनों से सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज भी किया गया था। ये न्यूज़ आई है, ये न्यूज़ है आपके उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में 2 ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। जो दंगों के दौरान जो प्रॉपर्टी डैमेज की जाती है उसकी रिकवरी के लिए 2 ट्रिब्यूनल बने हैं और इसमें ये एम्पावर किया गया है। एक डिस्ट्रिक्ट जज इसके चेयरपर्सन रहेंगे और एडिशनल कमिश्नर रैंक के इसमें मेंबर रहेंगे और इनको ये पावर सिविल कोर्ट की पावर रहेगी और इनके पास ये भी पावर है कि जो भी व्यक्ति इसमें ऑफेंडर है उनकी फ़ोटो भी लगा सकते हैं। आपको ध्यान होगा एक इशू हुआ था इसी से रिलेटेड, सीए के बाद में जो दंगे हुए थे उसमें लोगों की फ़ोटो लगाई गई थी, तो हाई कोर्ट की इलाहाबाद जो प्रयागराज है वहाँ से इसमें आपत्ति की गई थी। उसके बाद से एक ऑर्डिनेंस लाया गया था यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद में अब ये 2 ट्रिब्यूनल बना दिए गए हैं, लखनऊ बेंच, मेरठ बेंच। नाउ इसका रेपरकशंस क्या है? आपको ध्यान होगा अभी बेंगलोर से भी एक न्यूज़ आई थी कि वहाँ पे भी दंगे हुए, वहाँ पे भी प्रॉपर्टी रिकवर करने के लिए सरकार ने बोला है जो दंगाई थे। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही कुछ इस तरीके का एक गाइडलाइंस आप देख सकते हैं कि दंगों में जो दंगाई है उनसे ही रिकवर किया जाए। फिलहाल उत्तर प्रदेश ने एक ट्रिब्यूनल इसमें गठन कर दिया गया है और फ्यूचर में जो भी दंगे के दौरान जो भी नुकसान होगा वो दंगाइयों से किया जाएगा। इसको कानूनी रूप दे दिया गया है। अभी एक यहाँ पे खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने 6 एडवोकेट्स को हाई कोर्ट के जज के रूप में तैनाती के लिए बात कही है। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? इंपॉर्टेंट ये है जो कॉलेजियम के तहत ये डिसीजन लिया गया है। इस कॉलेजियम में 5 जजेस हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 4 सीनियर मोस्ट जज हैं कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने ये जज वो लिया है। तो आई एम श्योर आप ये जो भी प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशरी से रिलेटेड, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और ये आप न्यूज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि कॉलेजियम किस तरीके से डिसीजन लेता है। नाउ अब हम देखेंगे नेक्स्ट न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट का जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया उसके संबंधित आर्टिकल बिल्कुल आपको क्लियर रहे, क्योंकि बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लगातार एक्टिव है। क्वेश्चंस कहीं पे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सतलुज यमुना लिंक इशू। ये जो पंजाब सीएम उन्होंने कहा है कि वो नेशन सिक्योरिटी डिस्टर्ब कर सकता है और पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है। सतलज यमुना लिंक जो इशू, कैनाल इशू है, ये एक बहुत पुराना इशू है। जब पार्टीशन के बाद में इंदस रिवर जो सिंधु नदी थी उसके लोअर साइड का पानी का राइट पाकिस्तान को मिल गया था और अपर साइड के जो थे रिवर साइड उसका अधिकार भारत को मिल गया था। उसके बाद पंजाब जो पहले जो स्टेट था उसमें पंजाब हरियाणा दोनों थे। 1966 में जब वो अलग हुए उसके बाद में हरियाणा ने डिमांड किया कि उनको पानी दिया जाए। उस समय उसके बाद कई एक्ट हुए, काफ़ी लंबी इसमें डेवलपमेंट है, आप देख सकते हैं अलग से। लेकिन मैं आपको बता दूं शॉर्ट में हुआ ये कि उसके लिए कैनाल बनाने की बात हुई कि सतलज यमुना लिंक, जिससे कि पानी दोनों राज्यों के बीच में, पंजाब और हरियाणा के बीच में ठीक से बांट लिया जाए।
बीच में एग्रीमेंट हो भी गया था और सतलज यमुना कैनाल पे काम शुरू भी हो गया, हरियाणा साइड का पूरा भी हो गया। और बाद में इसमें दिक्कत ये हुई कि पंजाब ने बाद में मना कर दिया पानी करने से, और उससे जो ये कैनाल का कंस्ट्रक्शन है वो रुक गया। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसमें जजमेंट भी दिए। फाइनली 2017 में जजमेंट ये दिया कि पंजाब जो है उसको ये कैनाल बनाना ही पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें ट्रिब्यूनल बनाने की बात कह रहे हैं, पंजाब जो सीएम है कि एक ट्रिब्यूनल बना के ये डिसाइड करे कि इसको कैसे आगे टेकअप करना है। सो ये इंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में ये इंपॉर्टेंट है SYL। फिलहाल मैंने आपको बेसिक बता दिया कि ये पानी के बंटवारे का लेके विवाद है, पुराना विवाद है, सतलज यमुना लिंक है ये, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इसमें कई बार डिसीजन दे चुका है ये। तो ये जो हमारा इंटर स्टेट रिलेशन टॉपिक है या सेंटर स्टेट रिलेशन है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे देश दोनों कई राज्यों को मिलकर इस पर काम करना चाहिए ना। एडिटोरियल में हम देखते हैं, एडिटोरियल पहला एक है, ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। इसमें मैंने बताया भी था कि मेडिटेरेनियन सी है, वहाँ पे एक विवाद हुआ है, इस विवाद में गैस रिजर्व पाए गए हैं। अब ये गैस रिजर्व जो पाया गया है ये ग्रीस और टर्की की सीमा के बीच में है, तो इसको लेके किसका इस पर अधिकार होना चाहिए वहाँ विवाद है। इससे दो गुट बट गए हैं। इसमें एक तरफ में जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिसमें फ्रांस है, ग्रीस है और बाकी इज़राइल भी है इसमें, सो वो एक तरफ हो गए हैं, और टर्की, लीबिया ऐसे कंट्रीज एक तरफ हो गए हैं, और विवाद है सिर्फ गैस के रिजर्व को लेके। हुआ ये था कि इस गैस मिलने के बाद में एक पाइपलाइन बनाने की बात कही गई थी कि मेडिटेरेनियन ग्रीस से होते हुए पाइपलाइन यूरोप में जाएगी, जिससे कि रशिया पे उनकी गैस की डिपेंडेंसी वो कम हो जाए। और उसके विरोध में इसमें टर्की को शामिल नहीं किया गया था, हालांकि टर्की का काफ़ी एरिया उसमें पड़ता है। तो टर्की ने उसके विरोध में लीबिया के साथ एक समझौता करके एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बना लिया था कि जिससे कि गैस रिजर्व उनको मिले। सो यही बेसिकली विवाद था। उसके बाद में ये मिलिट्री भी विवाद भी हो गया, टर्की ने अपने शिप भेज दिए ग्रीस के खिलाफ में। सो ऐसे करके कई देश इसमें इन्वॉल्व हो गए। सो ऑथर ये कह रहे हैं कि फाइनली इसमें ज़रूरी ये है कि जो भी इसमें समझौता हो उसमें टर्की को भी साथ लिया जाए, और यूरोपियन कंट्रीज बैठ के इस मुद्दे को हल करे, जिससे कि टर्की है और यूरोपियन कंट्रीज दोनों का हित बना रहे। नाउ ये एडिटोरियल है नेपाल से रिलेटेड। नेपाल से रिलेटेड बहुत बातें हो चुकी है, लगातार आप टीवी पे और न्यूज़ में पढ़ भी चुके हैं। शॉर्ट में बताता हूँ, जो 3 हमारे एरिया थे वहाँ पे जिसको लेके विवाद था, कालापानी एरिया था, लिपू लेक एरिया था, लिम्बारुदुरु एरिया था, लिम्पियाधुरा एरिया। ये जो उत्तराखंड का पिथौरागढ़ एरिया है वहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट था। उसके बाद में आपको ध्यान होगा नेपाल ने एक नया मैप जारी कर दिया था जिसमें इन पार्ट्स को अपने देश के पार्ट में दिखा दिया था। ये बहुत पुराना विवाद है, अराउंड जो ब्रिटिश टाइम है वहाँ से चला आ रहा है, और कई समझौते उस समय हुए थे। नेपाल अपना पक्ष रखता है कि उस समय के जो समझौते थे उसके हिसाब से राजा ऑफ नेपाल हुआ करते थे, तो उनसे जो ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सुगौली, ये आप याद रखिएगा, ये मैंने आप हाईलाइट कर दिया प्रीलिम्स के लिए। ट्रीटी ऑफ सुगौली के तहत ये डील हुई थी, उसका ये हवाला देते हैं और उसके हवाले उस ट्रीटी के हिसाब से अपना क्लेम करते हैं। कुल मिला के ये है बेसिकली कि जो विवाद चला बीच में, भगवान राम को लेके विवाद हुआ, लॉर्ड बुद्धा को लेके विवाद हुआ, अयोध्या बीच में कहा कि वो नेपाल में था, तो ये सब कई विवाद हुए। फाइनली अगस्त 15 को इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे जो ओली हैं नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कॉल किया था, तो उसके बाद में थोड़ी बातचीत आगे बढ़ी है, डिप्लोमेट्स दोनों मिले हैं। सो बेसिकली ऑथर ये कर रहे हैं कि भारत ने जिस तरीके से बाकी विवाद सुलझाए हैं, चाहे बांग्लादेश से हो, श्रीलंका से हो, उसी तरीके से नेपाल से सुलझाने की आवश्यकता है, और बेसिकली ये इसका क्रक्स है। ये है आर्टिकल, इसमें एक कमेटी बनाई गई है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई है, जो अंग्रेजी और ब्रिटिश टाइम के बनाए हुए लॉ है उनको देखने के लिए कि उसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। तो बेसिकली ये इसका क्रक्स है। बाकी ये इसमें एडिटोरियल में कह रहे हैं कि किस तरीके से उस कमेटी में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, वीकर सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी कई लोगों से कंसल्ट करके, बातचीत करके ये जो कमेटी बनी है ब्रिटिश टाइम के लॉज को रिव्यू करने का और उस पर सजेस्ट करने का कि किस तरीके से इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चेंज किया जा सकता है, उसमें सबकी सहमति लेके उसमें पॉइंट्स डाले जाने चाहिए। ये क्या एडिटोरियल है? ये एडिटोरियल है, ये लगातार मैं कवर भी कर रहा हूँ, असम अकॉर्ड से रिलेटेड।
इसमें जो सीए प्रोटेस्ट हुआ था उसके दौरान असम में ये बात कही गई थी कि असम में असम अकॉर्ड जो हुआ था उसमें एक क्लॉज 6 है। क्लॉज 6 जो असामीज लोकल ओरिजिनल असामीज पीपल है उनको राइट्स प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रोवाइड करता है, लेजिस्लेटिव राइट प्रोवाइड करने की बात करता है और स्पेशल ट्रीटमेंट देने की बात करता है। और ये भी कहता है कि जो असम के ओरिजिनल लोग हैं उनको 80% या उससे ज़्यादा रिजर्वेशन दिया जाए जो भी असम के पार्लियामेंट या विधानसभा है उसमें। इशू क्या है? इशू ये है कि असम में माइग्रेट करके काफ़ी लोग आए हैं, चाहे 1971 हो चाहे 47 पार्टीशन के बाद की बात हो। तो जो ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है वहाँ से काफ़ी लोग माइग्रेट करके आए थे। तो असामीज जो लोग हैं चाहते हैं कि जो ओरिजिनल असामीज हैं उनको पूरा सही अधिकार रहे, ना कि जो माइग्रेट करके आए हैं और उनके रिसोर्सेज पे कब्जा कर रहे हैं। तो इसको लेके असम में काफ़ी लड़ाई रहती है। तो 85 में ये असम अकॉर्ड साइन हुआ था, उसमें ये क्लॉज 6 डाला गया था कि स्पेशल ट्रीटमेंट जैसे रिजर्वेशन वगैरह ये सब मिलेंगे। और ये भी था कि जो बाहर से माइग्रेट होके आए हैं वो वोटिंग राइट्स वगैरह उनको ना मिले। तो जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया था, आपको ध्यान होगा, उसमें ये कह दिया कि 2014 तक जितने भी लोग आए हैं वो अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से आए हैं तो उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। सो उसको लेकर असम में विरोध हुआ था और उसी के दौरान फिर एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया था कि जो क्लॉज 6 है असम अकॉर्ड का उसको कैसे लागू किया जाए। तो ये ऑथर जो हैं मदन बी लोकुर ये कहते हैं कि जो हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट है वो पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। अगर कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं आती है तो उससे जो है काफ़ी नुकसान होता है डेमोक्रेसी का, और सही चीज़ें ना आने से लोग सिटीजन्स को भी नुकसान होता है। तो ट्रांसपेरेंसी की ये बात कर रहे हैं बेसिकली। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, हाई लेवल कमेटी ने क्या डिसीजन लिया है और वो कब रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में रखी जाती है। और हमारे लिए अब ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। सत्यपाल मलिक इज़ मेघालय गवर्नर नाउ। गोवा के जो गवर्नर है सत्यपाल मलिक वो मेघालय के नए गवर्नर बन गए हैं और गोवा का एक्स्ट्रा चार्ज महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी इनको दिया गया है। सत्यपाल मलिक आपको ध्यान होगा जब आर्टिकल 370 हटाया गया था JNK से तो वहाँ के वो गवर्नर थे। तो ये प्रीलिम्स के हिसाब से या किसी और एग्ज़ाम के हिसाब से ये इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट था, आप इसको ध्यान रखिएगा। बाकी फेसबुक से रिलेटेड न्यूज़ आपको मालूम ही होगा, मैं बता चुका हूँ कि फेसबुक पे आरोप लगा है कि फेसबुक का मीडियम यूज़ करके भड़काऊ भाषण या एक किसी धर्म या जाति पे टिप्पणी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो पॉलिटिकल डिस्प्यूट उस पर चल रहा है, उस पर देखेंगे कुछ अगर कोई न्यूज़ आती है। नाउ ये न्यूज़ है वैक्सीन कैंडिडेट्स प्रोग्रेसिंग वेल। सो एक कमेटी बनाई गई है वैक्सीन के लिए, मैंने आपको बताया भी था। सो उन्होंने ये बताया कि जो वैक्सीन पे काम चल रहा है भारत पे वो प्रोग्रेस वेल चल रहा है, बट अभी कोई 100% गारंटी नहीं है। ये एक न्यूज़ आई है। नाउ ये है नागालैंड रो से रिलेटेड। नागालैंड का इशू में बता चुका हूँ किस तरीके से नागालैंड में पीस प्रोसेस की बात चल रही थी और वो गवर्नर और NSCN-IM के बीच में बातचीत रुकी हुई है। तो उसी के सिलसिले में नागालैंड CM से मुलाकात की है असम मिनिस्टर ने, क्योंकि असम का भी कुछ एरिया NSCN-IM क्लेम करता है जो ग्रेटर नागालैंड बनाने की बात कर रहा है। यहाँ पे ये न्यूज़ है श्रीलंका से रिलेटेड। इसमें आपको ध्यान होगा श्रीलंका में अभी इलेक्शन हुआ था और राजपक्षा जो साइड है वो जीते थे। उसके बाद में भारत लगातार अच्छे संबंध कैरी ऑन करने के लिए रीच कर रहा है। भारत के PM ऑलरेडी कॉल करके उनको धन्यवाद दे चुके थे। उसके बाद में जो भारत के ये है जो फॉरेन ये हैं उन्होंने भी ये बात कही है, वो भी जाके उनसे मुलाकात की है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है इसमें। और एक और चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, ये है जो प्रेसिडेंट है उन्होंने 1.1 बिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी मांगी है। और उसके बाद में एक और प्रोजेक्ट जो है ईस्ट कंटेनर टर्मिनल डेवलपमेंट, ये देख लीजिएगा, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कोलंबो पोर्ट पे, इसको रिवाइव करने की बात चल रही है। ये भारत, जापान और श्रीलंका का जॉइंट प्रोजेक्ट था। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के हिसाब से याद रखिएगा। ईस्ट कंटेनर टर्मिनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कोलंबो पोर्ट पे, इसको रिवाइव किया जा रहा है। भारत, जापान और श्रीलंका मिलकर इसको डेवलप करेंगे। ये इंपॉर्टेंट खबर है। अशोक लवासा, अब अशोक लवासा इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर थे, इलेक्शन कमिश्नर थे, इन्होंने रेजिग्नेशन अपना दे दिया है और ये अब एशियन डेवलपमेंट बैंक ये ज्वाइन करने जा रहे हैं। 2021 में ऐसी उम्मीद थी कि जो सुनील अरोरा जो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके रिटायरमेंट के बाद में ये भी रेस में थे
चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत के बनने के लिए, लेकिन फिलहाल इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ज्वाइन कर रहे हैं। तो प्रीलिम्स के हिसाब से याद रखिएगा। ना ये एक रिपोर्ट है कि नो गो फॉरेस्ट एरिया में माइनिंग अप्रूव कर दी गई थी। एक जांच हुई है, उस जांच में बताया कि 2015 से 49 ब्लॉक्स कोल माइनिंग के लिए क्लियर कर दिए गए हैं जो नो गो एरिया में थे, जहाँ पे कि माइनिंग नहीं हो सकती है। सो ये भी फॉरेस्ट के लिए बार बार जो बात चल रही है उसके हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। और एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जिस पे लगातार न्यूज़ आ रही है, उस हिसाब से भी ये इम्पॉर्टेंट एक न्यूज़ है। ना ये एक है न्यूज़ रेलवे ने ड्रोन निंजा, जिसका नाम निंजा है, वो इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं, निंजा ड्रोन का, और उसका उपयोग करेंगे सर्विलांस के लिए। रेलवे की प्रॉपर्टी, रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, रेलवे लाइंस, इन सबको सर्विलांस करने के लिए निंजा का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें वीडियोग्राफी वीडियोग्राफी स्ट्रीमिंग की फैसिलिटी है। तो ये एक अच्छा ये डेवलपमेंट है। और निंजा आप नाम भी याद रखिएगा कि रेलवे इसको इस्तेमाल कर रहा है, निंजा ना। उसके अलावा हमारी जनरल न्यूज़ है, एक यहाँ पे है कि यूएन ट्रिब्यूनल कन्विक्स हिजबुल्लाह मेंबर ओवर किलिंग ऑफ हरेरी। ये है मिडिल ईस्ट से, ये लेबनान से है। 2005 में लेबनान के जो प्राइम मिनिस्टर थे रफ़ीक अल हरारी, बम ब्लास्ट में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसमें हिजबुल्लाह का जो मेंबर है उसको जो है कन्विक्ट किया गया है। और इसमें ये कह रहा है कि हरेरी जो थे एक सुन्नी मुस्लिम थे, करोड़पति, अरबपति, और उनके यूनाइटेड स्टेट्स, वेस्टर्न और सुन्नी जो गल्फ़ अरब जो कंट्रीज़ है, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, सो उनसे अच्छे संबंध थे। लेकिन ईरान और सीरिया जो है उसके दुश्मन थे, अतः उन्होंने इनकी वो करा दिया। ईरान, मैंने आपको बताया भी था कि ईरान में शिया मुस्लिम है, और बाकी जो सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब देश हैं यहाँ पे सुन्नी मुस्लिम है। तो इनको लेके भी लड़ाइयाँ चलती रहती है, एक दूसरे के दुश्मन टाइप ये एक्ट करते हैं। तो ये आपको ध्यान रहे कि किस तरीके के विवाद मिडिल ईस्ट में है और भारत पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर मिडिल ईस्ट में अगर इस तरीके के विवाद चलते रहेंगे, लड़ाई चलेंगे, चूँकि हमारे भारत के काफ़ी लोग मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, तो उससे वो इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर वहाँ पे लड़ाई होगा तो भारत के लोगों को वापस आना पड़ेगा, जिससे कि भारत की इकोनॉमी और हमारे देश के लोगों के रोज़गार, जो बाहर रहते हैं उनके रोज़गार पे ही फ़र्क पड़ेगा। सो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि इस तरीके के डिस्प्यूट का भारत पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो आप याद रखिएगा। नाउ ये है न्यूज़ है लिबिया से। लिबिया भी इम्पॉर्टेंट कंट्री है। ये बता रहे हैं कि लिबिया जो है 2011 में जो वहाँ मोअम्मर गद्दाफ़ी जो डिक्टेटर थे, उसके मरने के बाद में अमेरिका, आपको याद होगा, अमेरिका की जो फोर्सेस थी और नेटो जो फोर्सेस थी, उनके द्वारा गद्दाफ़ी को 2011 में ही वॉज किल्ड इन दैट। और उसके बाद से लीबिया में काफ़ी ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। तो अभी कतर एंड टर्की अपने जो लोग हैं, एडवाइज़र्स और इंस्ट्रक्टर लीबिया जो पुलिस और आर्मी रिक्रूट्स हैं उनको ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया कि अगर वहाँ पे कतर में भी हमारे लोग काफ़ी काम करते हैं, तो उस एरिया में अगर किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस रहेगा तो हमारे यहाँ पे रेमिटेंसेस आते हैं, जो बाहर के लोग पैसा भेजते हैं, उस पर ही फ़र्क पड़ता है और हमारे यहाँ के लोगों के रोज़गार पे फ़र्क पड़ता है। ये क्या है? ये आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क किया है रिटेल पेमेंट के लिए, और वो बनाया है, और ये अंडरस्टैंड करेंगे, सेटअप करेंगे और मैनेज करेंगे नए पेमेंट सिस्टम को, जिसमें एटीएम्स, वाइट लेबल पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल, आधार बेस्ड पेमेंट और रेमिटेंसेस सर्विसेज होंगे। क्या रहता है आगे इसमें डेवलपमेंट, वो हम देखेंगे। ये हमारा, तो साथियों एक ये देख लीजिए, ड्रीम 11 इज आईपीएल्स न्यू टाइटल स्पॉन्सर। तो किसी भी प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 हैज़ बैक द टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स फॉर इंडियन प्रीमियर लीग 2020। 222 करोड़ रुपए में इनको बिड मिल गया है ड्रीम 11 को। सो एक आप बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। ये पहले डील जो थी वो वीवो के पास थी, पर ईयर 440 करोड़ का था, लेकिन ये कम हो गया, वीवो ने बैकआउट कर लिया था, जो भारत और चाइना के बीच में जो विवाद चल रहा है। और आपको ध्यान होगा सितंबर 19 से आईपीएल बाहर होने जा रहा है। तो ये मैंने आपको सारे पॉइंट्स करंट अफेयर्स के हिसाब से, शॉर्ट क्वेश्चंस और एडिटोरियल एनालिसिस मेंस के हिसाब से, वो मैंने आपको सारा समझा दिया। अब जो भी हमारा रहेगा, आप, आई होप कि यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एनी एग्जाम्स, और इसी तरीके से हम आगे भी इसको कवरेज करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। और जो भी साथी हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।